जैसे ही दरवाजा बंद होता है, यू फेंगचेंग बाशिनियों को बिस्तर पे धक्का देके उसके ऊपर आके उसे स्मेल करते हुए कहता है, ये किस तरह की स्मेल है? क्या ये किसी तरह का परफ्यूम है? तो बाशिनी उसे धक्का देते हुए कहता है, स्टूडेंट्स ने जो मुझे शावर जेल दिया था ये उसकी स्मेल है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तो यू फेंगचेंग उसे बिस्तर पे धकेलते हुए शरारती मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा फेमस हो। तुम्हें बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है। आज जो लड़की तुमसे मिलने आई थी, क्या उसी तरह की लड़कियां तुम्हें पसंद है? तो बाशिनी ब्लश करते हुए कहता है, क्या अब मुझे तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है? तो फेंग चेंग उसके करीब जाकर कहता है, मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं जिसे कि तुम्हें पूरा करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है। उसकी हरकतों से भाई शिन्यू चौंक जाता है। फिर वो उसके फेस को पकड़ता है और खुद से दूर करते हुए कहता है, मेरा ये सब करने का मूड नहीं है। लेकिन यू फेंगचेंग उसकी बातें नहीं सुनता। वो ब्लश कर रहा होता है। वो उसकी कलाइयों को पकड़ता है और बिस्तर पे दबाते हुए उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। शिन्यू 2 से 3 बार खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को छुड़वा नहीं पाता। धीरे धीरे वो भी फेंगचेंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो भी यू फेंगचेंग को किस करने लगता है। उसी पल में वो दोनों इतना खो चुके होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का भी होश नहीं होता। दोनों पूरी तरह से मदहोश हो चुके होते हैं। धीरे धीरे यू फेंगचेंग बाशिन्यू को टीस करते हुए उसके पैंट्स के अंदर हाथ डाल देता है। फिर वो उसकी बॉडी को हर जगह टच करने लगता है। शिन्यू भी उसे देख रहा था, लेकिन वो उसे रोकता नहीं है, क्योंकि वो भी वो सब करना चाहता था। वैसे ही वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए होते हैं कि तभी बाशिन्यू का फ़ोन बजता है, जिससे कि बाशिन्यू होश में आता है और अपने फ़ोन को चेक करने के लिए वो अपने पॉकेट से बाहर निकालता है। लेकिन तभी यू फेंगचेंग उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिससे कि फ़ोन बेड पे गिर जाता है। लेकिन यू फेंगचेंग फ़ोन को लात मार के सीधे बेड के नीचे गिरा देता है और फ़ोन अभी भी बज रहा होता है। यू फेंगचेंग बाशिन्यू के शर्ट को ऊपर करके उसके चेस्ट पे किस कर रहा होता है और बाशिन्यू उसके बाल पे अपने हाथ को फिरा रहा होता है। दोनों ही इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पे नॉक होती है, जिससे फेंगचेंग डिसअपॉइंट होकर कहता है, कौन है बाहर? बाहर से फेंग डोंगियान की आवाज़ आती है, बाशिन्यू क्या तुम अंदर हो? ये सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और बाशिन्यू परेशान हो जाता है। फेंग डोंगियान फिर बोलता है, बाशिन्यू क्या तुम अंदर हो? मैंने अंदर से तुम्हारे फ़ोन की रिंगटोन सुनी है। बाशिन्यू यू फेंगचेंग को धक्का देकर खुद से दूर करता है और घबराते हुए अपने कपड़े को ठीक करते हुए बोलता है, ओह हाँ, मैं बाथरूम में हूँ। फिर वो मन ही मन होटल के खराब साउंड प्रूफिंग को कोसता है। वो सोचता है, अगर हम दोनों बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते तो फेंग डोंगुआन दूसरे कमरे से भी हमारी सारी आवाज़ें सुन लेता, तो फिर मैं क्या करता? फेंग डोंगुआन कहता है, ओ तो क्या तुम उस समय से फेंगचेंग के कमरे में ही थे? यू फेंगचेंग आराम से खड़ा होता है और अपने कपड़े ठीक कर लेता है, जबकि बाशिन्यू की हालत खराब लग रही होती है। वो अपने पैंट की चैन को ऊपर खींचता है, लेकिन उसके पैंट की चैन अटक जाती है। न वो ऊपर जा रही होती है और न वो नीचे जा रही होती है, जिससे कि बाशिन्यू को पसीने आ रहे होते हैं। तो यू फेंगचेंग नीचे बैठकर उसके पैंट के जिप को लगाते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, मैं हार्ड हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो बाशिन्यू उसे चुप रहने का इशारा करता है। वो उसे धक्का देकर दरवाज़ा खोलने जा रहा था, लेकिन यू फेंगचेंग उसकी टांगों को पकड़ लेता है और कहता है, मैं हार्ड हूँ, मैं क्या करूँ? और बाहर फेंग डोंगुआन को उन दोनों पे शक होने लगा था, तो वो उन दोनों का नाम पुकारता है। तो बाशिन्यू जल्दबाजी में कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। और यहाँ यू फेंगचेंग उससे बार बार कह रहा होता है कि मैं हार्ड हूँ, मैं क्या करूँ, जिससे बाशिन्यू को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसके फेस को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद यू फेंगचेंग उसे जाने देता है। तो बाशिन्यू जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम था? फेंग डोंगुआन जब कमरे के अंदर आता है तो वो देखता है कि यू फेंगचेंग कमरे के कोने में बैठा होता है और खिड़की से बाहर दिख रहा होता है। उसे उन दोनों पे शक हो रहा था। वो शिन्यू से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो नीचे जा रहे थे ना?
तो बार्शिन्यू कहता है, मैंने कहा ना कि मैं बाथरूम में था। तो फेंग डोंगयुआन कहता है, हमारा कमरा तो बस 2 कदम ही आगे है, तो तुम यहाँ क्यों आ गए? तो बार्शिन्यू कहता है, मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में था कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और उस टाइम पे मुझे यू फेंगचेन के कमरे का दरवाज़ा ही खुला दिखा, इसलिए मैं फेंगचेन के कमरे में ही आ गया। फेंग डोंगयुआन मासूम था, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था। उसे उन दोनों का रिश्ता हमेशा ही अजीब लगता था, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा, खासकर तब जब यू फेंगचेन कुछ समय से दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अगर बार्शिन्यू बाथरूम में था तो यू फेंगचेन तो दरवाज़ा खोल ही सकता था ना, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। और यहाँ बार्शिन्यू का चेहरा लाल था और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, इसलिए फेंग डोंगयुआन खुद को उन पे शक करने से रोक नहीं पा रहा था। यू फेंगचेन का मूड खराब था, इसलिए वो उसे पूछता है कि तुम बार्शिन्यू को क्यों ढूंढ रहे थे? तो फेंग डोंगयुआन कहता है कि बार्शिन्यू उदास था, मैं उससे कॉल करके ये पूछना चाहता था कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। ये बोलते बोलते उसकी नज़र बिखरे हुए बिस्तर पे जाती है, जिसे देखकर उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मिलिट्री में रहने वाले लोगों को अपने बिस्तर को साफ सुथरा और मोड़ के रखने की आदत होती है। चाहे वो कहीं भी रहे, उनकी ये आदतें नहीं छूटती। और उससे भी बड़ी बात, फेंगचेन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सोने जाने वाला है या वो सो रहा था। इससे फेंग डोंगयुआन का शक उन दोनों पे बढ़ते जा रहा था, या हम ये कह सकते हैं कि फेंग डोंगयुआन को उन दोनों के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, वो कंफ्यूज था। और वहीं दूसरी तरफ यू फेंगचेन और बार्शिन्यू को समझ आ चुका था कि फेंग डोंगयुआन को उन पे पूरी तरह से शक हो चुका है, अब बस उनके बताने की ही देरी है। बार्शिन्यू का तो दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ चुका होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो उसे कैसे समझाए। अगर वो उसे समझाएगा भी तो बात और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। वहीं यू फेंगचेन अभी भी शांत होता है, वो बातों को संभालते हुए बोलता है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे नहाना है और फिर मुझे सोने भी जाना है। ये सुनकर वो दोनों फेंगचेन के कमरे से बाहर आ जाते हैं और फेंग डोंगयुआन तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है। जो बात शिन्यू को अच्छे से पता होती है, वो फेंग डोंगयुआन को कुछ पूछने से पहले ही बात को बदलते हुए कहता है, चलो आज हम जल्दी सो जाएंगे, मुझे आज थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। तो फेंग डोंगयुआन मान जाता है, लेकिन वो खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाता कि शिन्यू, तुम फेंगचेन के कमरे में कितने समय से थे? तुम तो उस लड़की से मिलने गए थे ना, क्या तुम उससे नहीं मिले हैं? तो बार्शिन्यू कहता है, मैं उस लड़की से मिलने गया था, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुका नहीं क्योंकि मुझे बाथरूम भी जाना था। फेंग डोंगयुआन को महसूस होता है कि बार्शिन्यू घबरा रहा था, इसलिए वो उसे सवाल पूछना बंद कर देता है, लेकिन उसके मन में पहले ही शक का बीज बोया जा चुका था, जो कि धीरे धीरे ही सही लेकिन जड़ को पकड़ ही लेती। तभी बार्शिन्यू को याद आता है कि उस लड़की ने उसे एक पौधा दिया था। वो फेंग डोंगयुआन से कहता है, वैसे उस लड़की ने मुझे एक पौधा दिया था और मुझे नहीं पता कि उसका ख्याल कैसे रखते हैं, इसलिए तुम उसे रख लो, उसका ख्याल रखना। तो फेंग डोंगयुआन कहता है, ठीक है, मैं उसे रख लूंगा, लेकिन वो है कहाँ? ये सुनकर बार्शिन्यू को पसीने आने लगते हैं और वो धीरे से कहता है, यू फेंगचेन के कमरे में। तो फेंग डोंगयुआन कहता है, तुम जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। तो बार्शिन्यू मनी मन सोचता है, अगर मैं गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। ये सोचकर वो बोलता है, छोड़ो, मैं कल उसे लेकर आ जाऊंगा। उसी समय दरवाजे पे दस्तक होती है और बाहर से फेंगचेन की आवाज़ आती है, शिन्यू, तुम अपना सामान मेरे कमरे में भूल आए थे, तो इसे वापस ले लो। ये सुनकर शिन्यू जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलता है और अपना सामान लेकर उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो दरवाज़ा बंद करने जा रहा होता है तो यू फेंगचेन अपने हाथ से दरवाजे को रोक कर अंदर देखते हुए कहता है, शिन्यू, आज रात मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो भाई शिन्यू उसे धमकी भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, मेरा सामान लौटाने के लिए थैंक यू, लेकिन हम कल मिलते हैं। इतना कहकर वो उसे बाहर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। बार्शिन्यू फेंग डोंगयुआन के हाथ में वो पौधा सौंप कर एक राहत की सांस लेता है। बार्शिन्यू मनी मन सोचता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग मुझे गे समझेंगे, और अगर मिलिट्री में सब लोगों को पता चल भी गया तो मिलिट्री में कोई ऐसा रूल नहीं है कि गे होने पे किसी को गोली मार दिया जाएगा।
मुझे इस बात की फिक्र है कि हम जिस रिलेशनशिप में है भी नहीं, यानी कि लवर्स, लोग मुझे यू फेंगचेंग का लवर ही समझेंगे। और जब यू फेंगचेंग यहाँ से चला जाएगा तो लोग मुझे ऐसे देखेंगे कि जैसे यू फेंगचेंग ने मुझे पीछे छोड़ दिया हो। मैं बस किसी की भी नज़रों में बेचारा और अभागा नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए जितना हो सके मैं इन बातों को छुपाने की कोशिश करूँगा। फेंग डोंगयुआन उस छोटे से गमले के पौधे को देखते हुए कहता है, ये तो कैक्टस है। फिर वो शिन्यू से कहता है, शिन्यू अगर तुम इसे नहीं रखना चाहते हो तो मुझे दे दो। तो शिन्यू अपने ही सोच में खोया हुआ होता है। वो कहता है, ठीक है तुम इसे ले लो। फेंग डोंगयुआन उसे कुछ देर तक देखता है, फिर वो गहरी आह भर के कहता है, शिन्यू चलो हम दोस्त बन जाते हैं। तो भाई शिन्यू उसे हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या? तो फेंग डोंगयुआन कहता है, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। वैसे भी मैं कम बोलता हूँ, अगर तुम अपनी बात मुझे बताओगे भी तो मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम अपनी बातें मुझे नहीं बताते हो, जिससे मुझे तुम्हारी चिंता होती रहती है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तो ये सुनकर शिन्यू मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करने के लिए। अगली सुबह बाई शिन्यू को ये चिंता सता रही थी कि कहीं चैन चैन ने उन दोनों के बारे में सबको तो नहीं बता दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके साथियों को उनके बारे में पता चल जाएगा। उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं ये बात टीचर्स तक तो नहीं पहुंच गई। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन सौभाग्य से जब बाई शिन्यू अपने स्टूडेंट से मिलता है तो सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे कि हमेशा चलता था, सिवाय इस बात के कि चैन चैन उसे अजीब नजरों से देख रही थी। वो ऐसा दिखावा कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो नॉर्मली ही अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रही थी। भाई शिन्यू मनी मन सोचता है, कल यू फेंगचेंग का तरीका क्रूर था, लेकिन वो कारगर साबित हुआ। उसके बाद से चैन चैन मेरे पास नहीं आई। वो बार बार मुझे देख रही है और मुझसे कुछ कहने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्लास खत्म हो जाने के बाद भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, जिससे मैंने राहत की सांस ली। जब भाई शिन्यू अपनी क्लास खत्म करता है तो उस क्लास की क्लास मॉनिटर भाई शिन्यू के पास आकर कहती है, इंस्ट्रक्टर भाई आज आपके ट्रेनिंग देने का आखिरी दिन है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर पैसा जमा करके एक बार को बुक किया है। हम सभी इंस्ट्रक्टर को हमारे साथ टाइम बिताने के लिए इनवाइट कर रही हैं, तो क्या आप भी आना चाहते हैं? तो भाई शिन्यू कहता है, क्या ये सही है? अगर कुछ होता है और उसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराया गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो वो लड़की कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। हमने पूरे बार को बुक कर लिया है, हमारे अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, सिर्फ हमें लोग वहाँ पे होंगे, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो इंस्ट्रक्टर प्लीज़ प्लीज़ आप भी आ जाइए ना। तो भाई शिन्यू के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वो कहता है, ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा हंगामा मत करना। तो वो लड़की कहती है, ठीक है हम ज़्यादा हंगामा नहीं करेंगे, बस वहाँ पे आप टाइम पे आ जाइएगा।